ये तो आप यहाँ किससे लड़ रहे हैं? आनंद मिश्रा से लड़ रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी से लड़ रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे को साबित करने में लगे हैं कि कौन असली है कौन नकली है। हिंदी वाले जो हैं अति पिछड़ा जो ये लोग हैं, इनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया है। बहुत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी चुके हुए नेता हैं जिनके पास कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस उपलब्धियों के आधार पे ये वोट मांग सके बक्सर में या बिहार में। लालटेन वालों को लाइएगा तो फिर जो है जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज का सबसे बड़ा सबूत था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहाँ बच्चियों के साथ दुराचार हुआ। आपका प्राइम मिनिस्टर का कोई फेस नहीं है? हमारे यहाँ नौजवानों की पूरी फौज है। वो लोग ये भी आरोप लगाते हैं आप लोग जातीयता करते हैं, जात के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इस दोहरे चरित्र से बिहार के आम आवाम अच्छी तरह से वाकिफ। अभी नीतीश कुमार बहुत भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण को आप किस रूप में लेते हैं? जिसको साइकिल चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए वो देश राज चला रहा है। पॉकेट में इस्तीफा लेकर के चलते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि जिता देंगे तो इस्तीफा देकर जी सब मंत्री से दे दिए। लड़ते हुए शहीद होना मंजूर है, लेकिन कुर्सी पर जमे रहना और कोई काम नहीं करना ये मुझे मंजूर नहीं। आप अगर जीतते हैं, लोग यहाँ से आपको जिता करके दिल्ली भेजते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप करेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। अभी मैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर मैं हूँ, ये इस गांव का नाम है भटौली। भटौली गांव है जो डुमरांव विधानसभा में है। पता चला कि यहाँ सुधाकर सिंह मीटिंग करने वाले हैं, सभा को संबोधित करने वाले हैं, तो मैं पहले ही आ गया और इनको यहीं पकड़ लिया। तो कुछ बातचीत भी हो जाए। तो बताइए सुधाकर सिंह जी, कैसा आपका कैंपेन चल रहा है? 42 डिग्री टेम्परेचर में भी आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। मैं लंबे समय से चुनाव लड़ता भी हूँ और लड़ा भी रहा हूँ। इस तरह का उत्साह कभी कभी 2 दशक में इस तरह का एक बार पैदा होता है। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक बड़ी लहर है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। अब वो जुमलों के आधार पे, जितना झूठ के आधार पे, जितना वो लड़ाई खड़ा करें, अन्यथा जनता उनको नकार रही है। ये तो आप यहाँ किससे लड़ रहे हैं? आनंद मिश्रा से लड़ रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी से लड़ रहे हैं? वास्तविक रूप से देखा जाए तो दोनों अभी अपने एक दूसरे को असली और नकली के खेल में शामिल हैं। तो देखिए कौन असली है कौन नकली है तो जनता तय करेगी चुनाव के एक दिन। ये नहीं समझ में आ रहा है कि असली कौन है उसमें, निर्दलीय आनंद मिश्रा कि भारतीय जनता पार्टी वाले मिथिलेश तिवारी। वो दोनों एक दूसरे को साबित करने में लगे हैं कि कौन असली है कौन नकली है। आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा है कि सब 24 साल से यहाँ बाहर के सांसद रहे, यहाँ के स्थानीय विकास के लिए कभी काम नहीं किया। और दूसरा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं लोग। स्थानीय मुद्दे में अगर हम देखें तो हर खेत तक पानी पहुंचाने का जो नारा था वो फेल कर चुका है और किसानों की आमदनी 2 गुना करना है, यह दोनों ही मुद्दे पर फेल है भारत की सरकार या बिहार की सरकार। स्थानीय स्तर पे पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। ज्ञान का विश्वामित्र के नेतृत्व में यह ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जहां आज खंडहरों में तब्दील है हमारे शैक्षणिक संस्थान। यहाँ पे एक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, जो आज तक नहीं होने के चलते यहाँ के लोगों को पड़ोसी राज्यों में जाकर इलाज कराना पड़ता है। ये बड़े सवाल हैं। इसके अलावा छोटे छोटे भी बहुत बड़े सवाल हैं। आप घूम रहे हैं, क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे हैं, तो ज़्यादा क्या बता रहे हैं, क्या समस्या है उन लोगों? यहाँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या है लोगों की समस्या, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और आमदनी को लेकर के, कि हमारी आमदनी लगातार घट रही है। इसके समाधान होने चाहिए, नहीं तो ये जो खेत हैं ये गिरवी रखे जाएंगे या बेचे जाएंगे और एक समय ये भी आएगा कि लोग खेती करना छोड़ देंगे। ये एक बड़ी समस्या है। खेतों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, नहरों में जड़ सी स्थिति में है। कदवन जलाशय आज तक नहीं बना नीतीश कुमार के 19 साल के राज में भी। और डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, और इन्हीं के जरिए समन्वय करके बनना था। तो आज तक ये समन्वय नहीं कर पाए। एक दूसरे देश में की बात करते हैं, कभी नेपाल कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। अपने देश की समस्या सुलझा नहीं सकते देश की सरकार, ये दूसरे देश से क्या ये लोग? लालटेन वालों को लाइएगा तो फिर जो है जंगल राज आ जाएगा। ये वो लोग कह रहे हैं, विपक्ष बने जो सत्ता में है अभी, जो ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पास 19 साल में बिहार में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं, काम को दिखाने। जंगल राज का सबसे बड़ा सबूत था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहां बच्चियों के साथ दुराचार हुआ। जंगल राज का सबसे प्रतीक था भागलपुर में सृजन कांड, जहां 3000 करोड़ का ट्रेजरी लूट हुआ।
आप जंगल राज का प्रतीक अनंत सिंह जैसे लोग, सूरजभान सिंह जैसे लोग जो नीतीश और भाजपा के साथ आज घूमते हैं, तो ये जंगल राज वाले दूसरे पर आरोप मत्थे मर करके 19 साल सत्ता में रहने के बाद भी अभी भी विपक्ष पर आरोप के जरिए अगर राजनीति हो रहा है, तो यह मानसिक रूप से दिवालियापन का संकेत है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी झुके हुए नेता हैं, जिनके पास कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस उपलब्धियों के आधार पे ये वोट मांग सके बक्सर में या बिहार में। लेकिन प्रधानमंत्री आज बिहार में ही 3 सभाओं को संबोधित किया और तीनों में कहा कि इंडी वाले जो हैं, अति पिछड़ा जो ये लोग हैं, इनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया है बहुत, और बिल्कुल सब समाप्त करके दे देंगे। ये नरेंद्र मोदी जो देश के संविधान के बदलने की नीयत से आरक्षण के विरोध में पार्लियामेंट के भीतर भाषण है उनका कि हम आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी हैं, पार्लियामेंट से कोई बड़ा एथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है, जो सारे रिकॉर्ड में दस्तावेज हैं, वो किस मुँह से आरक्षण की बात कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना तक के लिए वो तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए जहाँ सामाजिक आर्थिक जनगणना करने के लिए। तो ये आप मुँह से कहना और करना, कथनी और करने में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का जमीन आसमान का फर्क है। पिछली बार भी ये बोले थे कि हम भारत के आरक्षण व्यवस्था की हम समीक्षा चाहते हैं, मोहन भागवत के नेतृत्व में कहा गया। इस बार उनके लोग कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, भारत के संविधान में समीक्षा चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी में विश्वास नहीं, ये वो लोग हैं जो देश के संविधान में विश्वास नहीं, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्यारे को महिमा मंडित करने वाले नाथूराम गोडसे के लोग समर्थक लोग हैं, मुंह में राम बगल में गोडसे कहने वाले लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इस दोहरे चरित्र से बिहार के आम आवाम अच्छी तरह से वाकिफ। वो लोग ये भी आरोप लगाते हैं आप लोग जातीयता करते हैं, जात के आधार पर वोट मांग रहे हैं। इस देश में पहला देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जाति के आधार पर वोट मांगा। उन्होंने कहा मैं पिछड़ा का बेटा हूं, इसीलिए मेरा विरोध होता है। ये पार्लियामेंट के भीतर मोदी जी ने कहा और कई सभाओं में कहा। और देश में इससे पहले कोई प्रधानमंत्री दलित बने हैं, पिछड़े बने हैं, अगड़े बने हैं, जातियों के आधार पर वोट नहीं मांगे। ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जातियों की बात। आप अगर जीतते हैं, लोग यहाँ से आपको जिता करके दिल्ली भेजते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप करेंगे? सभी नहरों को हम सफाई करा करके अंतिम तक पानी पहुँचाएंगे, हर खेत तक बिजली के कनेक्शन दिलवाएंगे, मंडी कानून को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में एक जोरदार बहस कर करके एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिलवाएंगे, जिससे हमारा अनाज जो सस्ते में बिक रहा है उसका एक उचित मूल्य पर, MSP पर बिके। इसकी एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ करके इसको ठीक कराएंगे। पर्यटन के लिए कई संभावनाएं हैं बक्सर में, सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों। उसके लिए विकास के लिए एक बड़े रोड मैप के साथ मैंने एक तैयार भी किया है, जिसका मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरा चल भी रहा है। उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है, जहाँ सड़कें खराब हो गई हैं या जहाँ सड़कें नहीं हैं, तत्काल भारी मात्रा में सड़कों का निर्माण भी करेंगे। आप नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। अभी नीतीश कुमार बहुत भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण को आप किस रूप में लेते हैं? अब उनको बारे में तो आम धारणा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और भारत का संविधान कहता है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो उसको मतदान करने का अधिकार भी छीन लिया जाना चाहिए। और जिसको मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति राज चला रहा है। आप उसी तरह से समझें कि गांव में अगर किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो गांव के गार्जियन लोग उसको साइकिल भी नहीं देते कि साइकिल देंगे तो जाके ट्रक में लड़के मर जाएगा। यहाँ जिसको साइकिल चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए वो देश राज चला रहा है। ये तो अपने आप में अचंभा है कि बिहार के लोग अभी भी मानसिक रूप से अभी भी वो 4,000 MP जिता रहे हैं इस देश में। 543 का चुनाव हो रहा है और बाकी चीज़ें तो पार्लियामेंट बोल रहे हैं, वो तो जवानी गंदा हो जाएगा, उसको हम दोहरा नहीं सकते। तो ऐसे मानसिक रूप पहले उनका जांच होना चाहिए। मैं तो एक PIL दाखिल करूंगा हाई कोर्ट में, अभी चुनाव से व्यस्तता है, कि पहले इनका मानसिक रूप से जाँचा जाए कि ये सक्षम है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं। मेरी जानकारी में स्वस्थ नहीं है। उनके सारे फैसले को रोकना पड़ेगा। जो फैसले अब तत्काल ले रहे हैं वो सभी या तो उनके बदले में दूसरे कोई फैसले ले रहे हैं या गलत फैसले ले रहे हैं। एक तरह से मुखौटा मुख्यमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री के। आपका प्राइम मिनिस्टर का कोई फेस नहीं है? हमारे पास तो दर्जनों प्राइम मिनिस्टर के फेस हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं है कि एक 75 साल का बूढ़ा आदमी पर दांव खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसने नियम बनाया था कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट। अटल जी
आडवाणी जी जोशी जी 75 साल की उम्र के आधार पे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के योग्य नहीं माना गया, जिस भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। उस पार्टी में आज एक भी आदमी नहीं बचा है जो देश के प्रधानमंत्री के लायक हो। मार्गदर्शक मंडल वाले को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकारोक्ति भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में पतन का संकेत है। हमारे यहाँ नौजवानों की पूरी फौज है, कोई भी सक्षम है इस देश को चलाने में। हमको देश के संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है और हम उनके जरिए हम देश को चला सकते हैं। मैं घूम रहा हूं और कई लोगों ने कहा कि एक बात जरूर पूछेगा सुधाकर सिंह से कि हम लोग सुनते हैं कि वो पॉकेट में इस्तीफा लेकर के चलते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि जिता देंगे तो इस्तीफा देकर ये सब मंत्री से दे दिए। इस देश में इस्तीफा देने की नौबत अगर ज़रूरत पड़ा तो देना ही पड़ेगा। बदलाव के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिए थे, बीपीसी ने भी इस्तीफा दिए थे और कई अवसरों पर इस्तीफा हुआ। ज़रूरत पर देना ही होता है। अगर नहीं, अब जिन मुद्दों के आधार पर हम आज चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुद्दे नहीं सुलझाए जाएंगे तो मेरे बदले में कोई आके दूसरा नेतृत्व करे। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री जैसा हम कुर्सी पर चिपके नहीं रहना चाहते कि आपने तमाम अपनी घोषणाओं को जुमला कह दिया। इस तरह से हास्यास्पद स्थिति देश में हम पैदा नहीं होने देंगे। लड़ते हुए शहीद होना मंजूर है, लेकिन कुर्सी पर जमे रहना और कोई काम नहीं करना ये मुझे मंजूर नहीं। सुना आपने सुधाकर सिंह को, बड़ा साफगोई से इन्होंने अपनी बातों को कहा और ये भी बता दिया कि जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे। कैसा आपको ये इंटरव्यू लगा कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।